सभी को नमस्कार। समान नागरिक संहिता इन दिनों चर्चा में है और उत्तराखंड राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कानून विधानसभा में पारित करवा लिया गया है। इसके पीछे विवाद होता रहा है, हुआ है और इसके पीछे एक राजनीति भी है। चुनाव के ठीक पहले यह कानून पास किया गया है एक राज्य की विधानसभा में। इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, पर जो कानून बनाया जा रहा है वह स्वागत के योग्य है। इसमें अनेक व्यवस्थाएं बहुत समीचीन हैं और समाज की विसंगतियां उनसे दूर होंगी। कम से कम महिलाओं के साथ जो अन्याय होता है, संपत्ति के मामले में, उत्तराधिकार के मामलों में, तलाक की व्यवस्थाओं के मामले में, अलग-अलग समाजों में, उसका निवारण इस कानून के द्वारा हो सकेगा। इस कानून में कई धाराएं हैं और जो विधेयक पारित हुआ है उसके बारे में मुझे बारीकी से जानकारी नहीं है, पर जितना समाचार पत्रों में और प्रसारित होने वाली खबरों से जानकारी मिली, इसमें एक प्रावधान सहजीवन का है। सहजीवन अंग्रेजी में लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। बिना विवाह के लड़के लड़की का या स्त्री और पुरुष का साथ रहना, दाम्पत्य संबंध बनाते हुए साथ में रहना, इसका प्रावधान इसमें कर लिया गया, जो कि उचित किया गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय इस संबंध में 2013 में निर्णय दे चुका कि यह कानूनन वैध है। इंदिरा शर्मा और वीकेवी शर्मा का कोई प्रकरण था, उसमें यह रूलिंग सुप्रीम कोर्ट में दी गई कि अविवाहित लड़के लड़की या स्त्री पुरुष का साथ रहना और दाम्पत्य संबंध एक दूसरे से स्थापित करना यह गैर कानूनी नहीं है, यह कानून की दृष्टि से अनुमत होगा। यह भी उन्होंने इसमें प्रावधान किया कि उसमें जो महिला है या लड़की है उसके अधिकार होंगे संपत्ति के संबंध में। जो कानून विधानसभा ने एक राज्य में पारित किया है उसमें स्त्री और पुरुष इन दो के बीच ही इस तरह के संबंध की अनुमति दी गई है। पुरुष और पुरुष के बीच में या स्त्री और स्त्री के बीच में इस तरह के संबंध की कोई चर्चा नहीं है और उसकी अनुमति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यद्यपि इस तरह के संबंध भी भारत में और विश्व के अनेक देशों में प्रचलित हैं। अत्यंत प्राचीन काल से हमारे देश में और अन्य देशों में प्रचलित हैं और अभी भी प्रचलित हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि ये प्रवृत्तियां होती हैं और सहज प्रवृत्तियां इनमें से कुछ होती हैं। वात्स्यायन ने कामसूत्र में तरह तरह के स्त्री पुरुषों के यौन संबंधी आचरणों का विवरण दिया है। एक शास्त्रकार के रूप में वे दस्तावेजीकरण करते हैं, विवरण देते हैं कि समाज में इस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। उसमें पुरुषों से संबंध का उन्होंने विवरण दिया है 5वें अधिकरण के 6ठे अध्याय में, जिसको समलैंगिक संबंध कहा जाता है, और उसकी प्रवृत्तियों का उन्होंने पूरा विवरण भी दिया है। कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं जिनकी दाढ़ी मूछें नहीं उगती हैं, वे कहते हैं स्त्री प्रतिमा उनको कहा गया है। ये एक अलग शब्द ही है जो उनके लिए प्रचलित रहा होगा, और वो किस प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं। तो यह उनके साथ इस प्रकार के संबंध कायम हो सकते हैं, होते आ रहे हैं, ऐसा वात्स्यायन कहते हैं। लेकिन यह भी कहते हैं कि ये सामान्य व्यवहार नहीं है। सन्त्येव पुरुषा केचित् सन्ति देशास्तथा विधाः सन्ति कालाश्च ये श्वेते योगास्युर्
योगा नस्युर निरर्थका, ये असामान्य योग हैं। लेकिन कुछ पुरुष ऐसे होते हैं, कुछ देश ऐसे हैं, देश मतलब भारतवर्ष के भीतर ही जो अलग अलग प्रांत हैं, अंग देश, बंग देश, कलिंग देश, कौशल देश इत्यादि, अंग उनमें उन देशों का नाम नहीं लिया है, उनमें किसी किसी देश में इस तरह की प्रवृत्तियां हो सकती हैं। संति कालाश्च ये श्वेते योगा नस्युर निरर्थका, इनको वाहियात कह करके नहीं रिजेक्ट किया जाना चाहिए। ऐसा समय हो सकता है जिसमें कि निरर्थक न हो। इसलिए वात्स्यायन कहते हैं कि तस्मात् देशम च कालम च प्रयोगम शास्त्रमेव च आत्मानं चापि संप्रेक्ष्य योगान युञ्जीत वा नवा। देश काल प्रयोग और शास्त्र का विचार करके और अपने आप के भीतर झांक करके इस तरह के योग में प्रवृत्त होना या नहीं होना है मनुष्य स्वयं विचार करे, क्योंकि यह सब गुह्य प्रवृत्तियां हैं और कौन कब क्या करेगा यह कहा नहीं जा सकता। लेकिन सामान्यतया अनुमति ये नहीं है, यह भी वे कहते हैं। क्योंकि उदाहरण देते हैं कि आयुर्वेद में कुत्ते का मांस खाने और उससे औषधि बना करके उनका सेवन करने का भी विधान बताया गया है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति बहुत प्राणांतक संकट हो तब की बात छोड़ दें तो अलग है, वैसा करने नहीं लग जाता है। तो असामान्य स्थितियों में असामान्य व्यवहार के रूप में इनको निंदित और धिक्कृत नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी असामान्य स्थितियां हो सकती हैं। अन्यथा ये सामान्य व्यवहार नहीं है, ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी में भी आ सकता है। यद्यपि वात्स्यायन इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं करते। यह एक असाधारण असामान्य व्यवहार है। तो यह प्रचलित रहा है। और अंतःपुरी का व्रत जो पारदारिक नामक 5वें अधिकरण में छठा अध्याय है कामसूत्र में, उसमें महिलाओं के साथ इस तरह के संबंध किन परिस्थितियों में होते हैं और उसका कारण बताते हैं कि ऐसा हो, हो जाता है और विवशताएं हो जाती हैं इस प्रकार की। ये बड़ी पैनी दृष्टि है समाज के अध्ययन की वात्स्यायन में। तो सहज प्रवृत्तियों की मनुष्य की सहज प्रवृत्तियों की दृष्टि से, समाज में जो यथार्थ है उसकी दृष्टि से इनकी चर्चा की है। पर न तो प्राचीन काल में और न आधुनिक काल में ही इस तरह के सहजीवन के लिए कोई कानून बनाने की बात आई है, पुरुष और पुरुष का या स्त्री और स्त्री के बीच में। और पुरुष और स्त्री के बीच में सहजीवन अत्यंत प्राचीन काल से भारत में, अन्य देशों में प्रचलित रहा है। अन्य देशों में इसके लिए कानून बहुत साफ हैं। भारत में अब जाकर के व्यवस्था की गई, ये बात अलग है। प्राचीन काल में सहजीवन शब्द इसके लिए नहीं है, परिग्रह शब्द का प्रयोग हुआ है। और परिग्रह पाणी ग्रहण या वैदिक विधि विधान से किया हुआ विवाह नहीं है, परिग्रह कर लिया गया है, मतलब स्त्री साथ में रह रही है। कालिदास ने इस शब्द का प्रयोग कई बार किया। वात्स्यायन में तो बहुत अधिक इसका प्रयोग होता है। परिग्रह स्त्री और पुरुष कर लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल में दुष्यंत आसक्त हो गया है शकुंतला के ऊपर, और शकुंतला भी उसके प्रेम में सब कुछ भुला बैठी है। सखियां बहुत चिंतित हैं कि क्या होगा। प्रेम इस प्रकार का है कि रोका नहीं जा सकता है। तो दोनों के बीच में बात कराती हैं अनुसुईया और प्रियंवदा, और अपनी शंका भी दुष्यंत के सामने व्यक्त करती है प्रियंवदा। और वह कहती है कि बहुवल्लभा ही राजा न श्रूयन्ते, राजाओं के तो बहुत सारी चहेतियां होती हैं, तो हमारी सखी का क्या होगा। आपके प्रेम के फेर में यह पड़ गई और आपने भी
इसके प्रति अपना प्रणय निवेदन इस प्रकार से किया। दुष्यंत थोड़ा मजाकिया भी है, कुछ ठिठोली भी करता है, का स्वभाव कुछ इस प्रकार का है। तो कहता है, और मजाक में भी कहता है, बहुत गंभीर होकर के वचन भी देता है। परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य नः समुद्र रशना चोर्वी सखी च यूयोरियम। परिग्रह तो बहुत है मेरे, इस तरह के संबंध मेरे हैं, और मैं साथ में रहा अनेक स्त्रियों के, और तो ठीक है, लेकिन कुल की प्रतिष्ठा अब आज से दो के ऊपर हमारे कुल की होगी, भरतवंश की, महान भरतवंश की। एक तो समुद्र तक फैली हुई यह धरती जिस पर हमारा राज्य है, और आपकी सखी यह, बड़े गौरव के साथ में कहता है। सखियों को तो बड़ा विश्वास हो जाता है कि ये धोखा नहीं देंगे, महाराज हैं, कह रहे हैं। 5वें अंक में जब शकुंतला को भूल चुका है, शकुंतला बार बार याद दिला रही है, अंगूठी उसकी गिर चुकी है, कोई घटना सुनाती है कि तुमने ऐसा कहा था, मैंने ऐसा कहा था। दुष्यंत हंसी उड़ाता है, और उसमें फिर एक बात कहता है, भद्रे प्रथितम दुष्यंतस्य चरितम। यहाँ भी कुछ मजाक कहता, मजाक के ढंग से भी कहता है, और बहुत गंभीरता भी उसके भीतर है। ये दोनों बातें दुष्यंत के हर संवाद में हमको मिलती हैं। हे भद्रे, प्रसिद्ध है, प्रथित है दुष्यंत का चरित्र, सब जानते हैं कि मैं कैसा हूँ। मतलब परिग्रह मेरे कई रहे हैं मेरे कई स्त्रियों से संबंध। तथापि इदम न लक्ष्ये, लेकिन इतना तो कभी मैं नहीं करूंगा कि धोखा दूं किसी को, और गांधर्व विवाह करके और फिर कहूं कि नहीं नहीं, मैं इसको जानता ही नहीं। ये मेरा चरित्र सब जानते हैं, पर इतना नहीं। यही वाक्य है, यही वो कह रहा है। तो यहाँ भी इस प्रकार के स्त्री पुरुष संबंधों के संकेत कालिदास देते हैं। वात्स्यायन ने परिग्रह के विधि विधान की चर्चा की है, परिग्रह से मुक्ति कहाँ और कब कैसे पाई जा सकती है इसकी चर्चा की है। छठे अधिकरण में उनके यह विषय हैं। और परिग्रह वेश्याओं का हुआ करता था प्रायः, उसके लिए राजा की ओर से भी बाकायदा व्यवस्थाएं थी, क्योंकि वेश्यावृत्ति धर्मसम्मत पेशा प्राचीन काल में है। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गणिकाध्यक्ष, उसके दायित्व, कर्तव्य, अधिकार सब बताए गए हैं। राजा का एक अधिकारी है जो गणिकाओं का हिसाब किताब रखता है, उसके पास रजिस्टर है। गणिकाएं टैक्स देती हैं, चूंकि टैक्स देती हैं तो बहुत सम्मानित नागरिक में हैं राज्य की, उनसे आमदनी खूब हो रही है, उनसे इकानमी चल रही है कई कई शहरों की, उनका बहुत सम्मान है। हमारे समाज में तो यह पाखंड है कि कोई गांव शहर ऐसा नहीं है जहां यह पेशा न होता हो, और राज्य कानून इसको मानने को तैयार नहीं कि यह पेशा होता है। तो जानबूझ करके अनजान हम बने रहते हैं, और फिर ये हम मानते हैं कि ये तो बड़ा अनैतिक है और इसको तो रोका जाना चाहिए। वैदिक काल से लगा करके आज तक न तो ये कभी रोका जा सका, न रोका जा सकेगा। ये एक सनातन काल से यह पेशा, विश्व का सबसे प्राचीन पेशा यह है, ये चला आ रहा है। इसकी बहुत गहरी जड़ें हैं। इसको जो अस्वीकार करता है वह तो पाखंडी ही है। इसलिए प्राचीन जो धर्मशास्त्रकार हैं, हमारे समाज के जो मनीषी हैं, उन्होंने स्वीकार किया, व्यवस्थाएं बनाई कि ये ठीक है, यह विधि सम्मत है, मतलब कानूनन जायज पेशा यह है। और उस पेशे से मुक्ति पाकर के सहजीवन, ये कैसे होगा, इसकी व्यवस्थाएं वात्स्यायन बताते हैं। और निष्क्रय, इकट्ठा पैसा भर दीजिए राजा के कोष में, और इस पेशे से हम मुक्त करते हैं। नहीं तो राजा के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि ये वृत्ति आप कर रहे हैं और इसका टैक्स आप दे रहे हैं। ये वात्स्यायन स्पष्ट रूप से अर्थागमोपाया विरक्त लिंगानि विरक्त प्रतिपत्ति निष्कासन क्रमा, इस शीर्षक से जो षष्ठ अधिकरण में तीसरा अध्याय है, उसमें बताते हैं। मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है, परिग्रह शब्द का प्रयोग किया है। परिग्रह से मुक्ति मोक्ष है। मोक्ष कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अनेक धर्मशास्त्रों में तलाक के लिए आता है।
यह कहना भी एक पाखंड है कि तलाक के लिए हमारे यहाँ प्राचीन धर्मशास्त्रों में, तो प्राचीन समाजशास्त्र में जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत बड़ा समाजशास्त्र का ग्रंथ है, और राजनीति का, दंड विधान का, प्रशासन का इतना बड़ा ग्रंथ है कि विदेशों में इसके आधार पर राजा शासन करते रहे। थाईलैंड में मुझे बताया गया कि वहाँ के राजा लोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, उसमें भी मोक्ष शब्द का प्रयोग है। तो ये वात्स्यायन परीक्षगम्य ही संयोग संयुक्तस्यानुरंजनम रक्तादर्थस्य चादानम अन्ते मोक्षश्च वैशिकम। गम्य के साथ संयोग करे, संयुक्त होने पर अनुरंजन उसका करती रहे, और उससे पैसा भी प्राप्त करे। जब ऐसा ऐसा लगे तो मोक्ष, उससे मुक्ति या छुटकारा या तलाक, यह भी प्राप्त करे। एवमेतेन कल्पेन स्थिता वेश्या परिग्रहे नाति संधीयते गम्यैः करोत्यर्थांश्च पुष्कलान्। इस विधि से जीवन यापन करती हुई वेश्या सम्मानित बनी रहती है, परिग्रह में रहती है। जब वह लिव इन रिलेशन में जब वह रहती है, धोखा उसको नहीं दिया जा सकता। नाति संधीयते गम्यैः, जिस आदमी ने उसको अपने पास रखा है वो धोखा उसको नहीं देगा। ये भी एक बड़ी छवि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनकी गढ़ी गई कि ये लोग बहुत धोखा देती हैं, लूटती खसोटती हैं। स्थिति उल्टी है, पुरुष इनको धोखा देते रहे, लूटते खसोटते रहे हैं। इसलिए दत्तक बहुत बड़े आचार्य हुए, उनको कितनी सहानुभूति थी। वेश्याएं उनका इतना आदर करती थीं, और वेश्याओं ने उनसे अनुरोध किया कि आप हमारे लिए एक शास्त्र लिख दीजिए, कैसे हम अपने आप को बचाएं पुरुष के चंगुल से, जो हमारे ऊपर अनाचार अत्याचार करते हैं और जो हमको लूटते भी हैं। पूरा जो वैश्विक है वात्स्यायन का, वो इसी दृष्टि से लिखा गया है कि कैसे अपने आप को बचाए, कैसे रक्षा करे। जो लोग पैसे दिए बिना लूटना चाहते हैं उसको, उनसे। तो इन सब अध्यायों में एक चारणी व्रत भी बताया गया। एक चारणी वह महिला है जो एक पुरुष के साथ में बिना विवाह के रहती है। एक बात यह भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि यहाँ वेश्या शब्द का प्रयोग हुआ है। वेश्या प्रोस्टिट्यूट नहीं होती है, सदैव प्रोस्टिट्यूट नहीं होती है। इस समय हिंदी में और भारतीय भाषाओं में वेश्या शब्द का अर्थ देह व्यापार करने वाली स्त्री हो गया है। ये अर्थ का अनर्थ जो पिछले 200 सालों में हुआ है, उनमें से एक उदाहरण है। भरत मुनि ने तो नाट्यशास्त्र में पूरा एक अध्याय वैश्विक लिखा, और वात्स्यायन ने कामसूत्र में 7 प्रकार वेश्याओं के बताए। जो वेश के द्वारा जीवन यापन करती है वो वेश्या है। वेश, वेश धरना, नाटक, नृत्य, कला, संगीत, श्रृंगार, इनके द्वारा जो जीवन यापन करती है स्त्री, वह वेश्या है। और उसको एक दर्जा दिया गया कि वो प्रोफेशनल है, धर्म सम्मत उसका पेशा होगा। उसकी फिर कई कोटियां हैं, 7 कोटियां वात्स्यायन ने उसमें बताई हैं वेश्या की। छठे अध्याय के छठे अधिकरण में ये 7 कोटियां उन्होंने बताई हैं। कुंभदासी, परिचारिका, परिचारिका, कुलटा, स्वैरिणी, नटी, शिल्पकारी, शिल्पकारिका, प्रकाश विनष्टा, रूपा जीवा, गणिका चेति, वेश्या विशेषा। यशोधर जो जाने माने टीकाकार हैं इस ग्रंथ के, कामसूत्र के, वो गणिका, रूपा जीवा और कुंभदासी 3 कोटियां बताते हैं। इन तीनों के भी उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3-3 प्रकार बता करके 9 प्रकार वे इसके मानते हैं। पर इनमें ये जो कोटियां हैं, इनमें कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो देह व्यापार करती हैं, कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो संगीत, कला, नृत्य आदि के द्वारा ही केवल जीविका कमाती हैं। उसमें शिल्पकारिका तो राजा की रानी भी हो जाती थी, और जो हंसपदिका है अभिज्ञान शाकुंतल में, उसके संबंध में टीकाकार यह बताते हैं कि वह शिल्पकारिका है। वह गाना और नृत्य आदि के द्वारा आजीविका चलाती थी। राजा ने परिग्रह कर लिया, उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप उसकी हो गई। हंसपदिका के साथ दुष्यंत कभी कभी रहते हैं, इसीलिए वह गीत गाती है। अहिणौ महु लोलुपो भवन तः परिचुंबिय चूव मंजरीय कमल वसदि मैत्त निवृतो बिम्मरियोसि एनम कहम। अभिनव मधु के लोलुपे भौरे, एक बार चुंबन करके और उस कली को
तुम छोड़ करके चले गए, अब उसको कैसे भूल गए हो? इस आशय का वह गीत गाती है। दुष्यंत कहता है कि सकत सकृत कृत प्रतप प्रणयो अयम जनः। एक बार संबंध इससे बनाया था और उसके बाद ये रह रही है, हम नहीं गए इसके पास। दुखी होते हैं दुष्यंत भी, और उनको ध्यान है कि इससे परिग्रह हमने कर लिया था, कई दिनों से इसके पास हम नहीं गए हैं। विदूषक को समझाने के लिए भेजते हैं कि उससे कहो कि दुखी न हो। तो यह शिल्पकारी का एक प्रकार की महिला है, नटी भी उसी में आती है। तो ये अनेक प्रकार की महिलाओं की कोटियां यहाँ पर बताई गई हैं, और परिग्रह के भी अनेक प्रकार वात्स्यायन ने बताए हैं। कुछ प्रकार तो अत्यंत असामान्य हैं और वो होने भी नहीं चाहिए। संभूय च विटा परिगृह्णन् टेकाम असौ गोष्ठी परिग्रह। गोष्ठी परिग्रह उसका एक प्रकार है, और यह तो स्त्रियों के बहुपतित्व का एक प्रकार जैसा हो जाता है। और यह आदिवासी समाजों में, कुछ में हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के विवाह का भी प्रचलन है, जिसको कि उन्होंने नहीं छुआ है। उस जो जो कानून बनने जा रहा है या बन गया है, उसमें 4% लोगों को उसमें छोड़ दिया है। लेकिन प्राचीन काल में इस प्रकार का भी परिग्रह एक होता था। विवाह तो होते ही थे। युधिष्ठिर तो द्रुपद को समझाने के लिए उदाहरण ही देते हैं कि हम तो हिमालय के आसपास के अनेक समाजों को जानते हैं जिनमें कि स्त्रियों के अनेक पति होते हैं, और वह धर्म सम्मत वहाँ माना जाता है। तो यह परिग्रह का और विवाह का भी एक प्रकार रहा है। परिग्रह के लिव इन रिलेशनशिप के इस प्रकार के कई प्रकार वात्स्यायन बताते हैं। तो शास्त्र की व्यवस्था है जिसमें एक चारणी के नाम से उस महिला का विस्तार से आचरण वात्स्यायन ने कांतानुवृत्त प्रकरणम, जो दूसरा अध्याय है षष्ठ अधिकरण में, उसमें बताया है कि किस तरह से उसको रहना चाहिए। मृच्छकटिक नाटक है। वसंत सेना चारुदत्त के घर चली जाती है, अन्य प्रेमियों को ठुकरा चुकी है, तो केवल चारुदत्त के साथ ही रहने का दृढ़ निश्चय वह कर चुकी है। यदि राजा अनुमति न देते तो चारुदत्त के साथ में परिग्रह करके ही वह रहती। वह वैदिक विधि विधान से विवाहित स्त्री नहीं हो सकती थी। वैदिक विधि विधान से तो विवाह चारुदत्त ने धूता के साथ किया, और गृहिणी के रूप में सम्मान भी धूता को ही वे देते हैं। इस सीमा तक देते हैं कि वसंत सेना अपनी आत्मरक्षा के लिए विवशता में घुस आती है रात को घर में। चारुदत्त उसको बहुत चाहते भी हैं, वह भी चाहती है। शिकार से बचने के लिए वह उनके घर का द्वार खुला देखती और उसमें घुस जाती है, पहले अंक में मृच्छकटिक में। दूषक पूछता है कि कहाँ रहेंगी? चारुदत्त कहता है कि भीतर के कमरों में ये नहीं जाएंगी। प्रकाश वनिता वनिता खलुयम, भीतर का जो भाग है घर का, उसमें गृहिणी रहती है, और उसकी मर्यादा को हम नहीं तोड़ेंगे। ये उनके सामने नहीं जाएंगी, वहां तक इनके कदम नहीं पड़ेंगे, ऐसा वो कहते हैं, इतना प्रेम होने के बाद भी। अंत में राजा चारुदत्त के मित्र हैं आर्यक, क्रांति होती है, वो राजा हो जाते हैं। तो राजा आर्यक अनुमति देते हैं कि मैं मुक्त करता हूं वसंत सेना को वेश्यावृत्ति से, और यह कुलवधू होंगी, गृहिणी होंगी। ये तो राजा ने अनुमति दे दी, नहीं तो जो निष्क्रय या हर्जाना है वह चुका करके भी परिग्रह कर सकती थी। उसमें परिग्रह की अनुमति होती, लेकिन उन्होंने तो कुलवधू ही यह कहलाएगी अब, ऐसा कह दिया। यह एक प्रसंग मृच्छकटिक में आता है। लेकिन संस्कृत में जो भाण साहित्य है, 10 प्रकार के रूपक या नाटकों के भेद भरत मुनि ने बताए। उसमें भाण बहुत ही लोकप्रिय विधा रही है, और कई भाण लिखे गए संस्कृत में, लगभग 200 के लगभग भाण हैं। उनमें समाज का जीता जागता चित्रण है। भारतीय समाज, मध्यवर्गीय समाज, उसकी हकीकत जानने के लिए
भाणों का अध्ययन किया जाना चाहिए और चौथी 5वीं शताब्दी से लगा करके 19वीं शताब्दी तक कितने ही भाण लिखे गए जिनमें अलग-अलग शहरों में जो नागरिक जीवन है, प्रेम संबंध हैं लोगों के, उनका बहुत बेबाक चित्रण है उसमें। एक भाण तो वामन भट्ट बाण का मिलता है, जिसमें इस तरह के परिग्रह की चर्चा है। और वामन भट्ट बाण बहुत सम्मानित कवि साहित्यकार हैं, विद्यारण्य के शिष्य हैं, वेदांत के महान आचार्य विद्यारण्य, विजयनगर साम्राज्य के स्वप्न दृष्टा भी वे हैं, महान नीतिकार हैं, बड़े दार्शनिक हैं, उनके शिष्य थे। और देवराय प्रथम के एक शिलालेख के प्रणेता भी हैं पवन भट्ट बाण। उन्होंने 2 महाकाव्य लिखे, 2 खंडकाव्य लिखे, एक गद्य काव्य लिखा है, 4 रूपक उन्होंने लिखे हैं। श्रृंगार भूषण भाण उनका है, पार्वती परिणय नाटक है, बाणासुर विजय नाटक है, कनक लेखा कल्याण नाटक है। उसमें श्रृंगार भूषण भाण में विलास शेखर विठ नायिका मदन मंजरी के घर जाता है और पूरा वातावरण उसका चित्रित किया गया है। कितने कितने लोग गणिका के घर आते हैं, ब्राह्मण पुत्र हैं, शस्त्रजीवी लोग हैं। गणिका के व्यवहार का चित्रण इसमें किया गया है। और इसी में कलत्र पत्र पत्नी के रूप में सहजीवन बिताने के लिए नायिका को साथ में रखने का एक लिखित अनुबंध, उसकी चर्चा की गई है। इसको कलत्र पत्र कहा गया है। कलत्र स्त्री को कहते हैं। उसके साथ जो लिखापढ़ी की गई है, कॉन्ट्रैक्ट किया गया है दस्तखत करके बाकायदा, कि हम तुमको रखेंगे और ये सब तुम्हारे लिए करेंगे, इसको कलत्र पत्र कहा गया है। और ये कलत्र पत्र पर हस्ताक्षर किया जाता है। यह वामन भट्ट बाण, यह 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी की रचना उसमें चित्रण करते हैं। और भी कई भाण हैं, उनमें इस तरह के प्रसंग आते हैं। वसंत तिलक भाण बहुत प्रसिद्ध है। उसमें नायक श्रृंगार शेखर है, नायिका वासंतिका है, दोनों का प्रेम का वर्णन है। और दोनों में प्रेम की परिणति कलत्र पत्रिका के द्वारा एक दूसरे के साथ रहने के निर्णय में होती है। इस भाण में तो कलत्र पत्र का प्रारूप जो ड्राफ्ट है वो भी पूरा पढ़ा जाता है कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे और इस प्रकार से हम साथ में रहेंगे तुम्हारे। तो ये 8 प्रकार के जो विवाह बताए गए हैं धर्मशास्त्रों में, उसमें गांधर्व विवाह भी एक प्रकार के सहजीवन के लिए ही उपक्रम है। और दुष्यंत ने कोई वैदिक विधि विधान से तो शकुंतला से विवाह नहीं किया, प्रस्ताव किया, शकुंतला राजी हो गई। उसने कहा हमारा अब गांधर्व विवाह हो गया और यही रीति प्रचलित रही है। मैंने तुम्हें गांधर्व विवाह की रीति से अपना लिया। नापेक्षितो गुरुजनों अनया न च त्वया पृष्टो बंधुजनः एकैकस्य चरिते प्रणामि किम एकैकम। गौतमी जो वृद्धा तापसी हैं और बहुत करुणामयी हैं, स्नेह रखती हैं शकुंतला से, उनको इस बात का दर्द है कि बेटी की तरह हमने माना शकुंतला को, इतना ध्यान रखा उसका, उसने बिना पूछे ऐसा कदम उठा लिया और एक पुरुष से चुपचाप विवाह कर लिया। यह भी एक उसी प्रकार के परिग्रह का ही प्रकार है और यह धर्मशास्त्रों में बताया ही गया है। धर्मशास्त्रों में जो पहले के 4 विवाह हैं उनको पूर्व पूर्व श्रेष्ठ बताया गया है। वात्स्यायन का मत उल्टा है। वो कहते हैं कि देव ब्राह्म प्राजापत्य आदि विवाहों में भी गांधर्व विवाह ही सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे यंत्रणाओं से मुक्ति मिल जाती है। और धर्मशास्त्र की स्थिति तो यही है कि प्रधानम स्याद् विवाहो धर्मतः स्थिते। धर्मशास्त्र में सम्मत जो विवाह हैं उनकी प्रधानता होगी।
लेकिन व्यूढ़ानां हि विवाहानां अनुरागः फलं यतः मध्यमोऽपि सद्योगो गांधर्वस्तेन पूजितः। जितने भी विवाह हैं उनका परिणाम तो स्त्री पुरुष के प्रेम में होना ही चाहिए। इसलिए गांधर्व विवाह सम्मानित विवाह है। और सुखित्वात् अबहु क्लेशादपि चावरणादिह अनुरागात्मकत्वाच्च गांधर्वः प्रवरो मतः। इसमें दोनों सुखी रहते हैं, क्लेश इसमें सबसे कम होता है और अनुराग बना रहता है, इसलिए गांधर्व विवाह सबसे अच्छा है, ऐसा वे कहते हैं। वात्स्यायन ने कामसूत्र में और याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य की स्मृति में पुनर्भू स्त्री पर विचार किया है। पुनर्भू वह स्त्री है जो या तो अपने पति को छोड़ करके आ गई है या पति ने उसको छोड़ दिया है, फिर से किसी पुरुष के साथ उसे रहना है। उसका भी वैदिक विधि विधान से दूसरा विवाह नहीं हो सकता है, पर वो अपने पसंद के पुरुष के साथ रह सकती है। यह याज्ञवल्क्य बिल्कुल अनुमति देते हैं, वात्स्यायन भी यह अनुमति देते हैं। वात्स्यायन तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि पुरुष उपेक्षा कर रहा है, तो सता रहा है, सुखी नहीं है, तो जहाँ प्रेम मिले वहाँ चली जाए, जिसका प्रेम प्राप्त हो उसके साथ रहने चली जाए। यह स्त्री के लिए वे कहते हैं। आत्मनश्चित्तानुकूल्यात्, कई मत इसके संबंध में विवाद होगा। वात्स्यायन के समय भी धर्मशास्त्रकारों में विवाद होगा कि क्या स्त्री को ऐसा करना चाहिए, और कई मत बताते हैं, कई आचार्य इसकी अनुमति देते हैं। वात्स्यायन उनके साथ हैं। वात्स्यायन कहते हैं कि हाँ, यदि ऐसी स्थिति आ गई है कि रहना कठिन होता जा रहा है किसी पुरुष के साथ में, तो अपने चित्त की अनुकूलता जहाँ लगे, जिस आदमी के साथ लगे उसके साथ रहने चली जाए। याज्ञवल्क्य ने भी पुनर्भू पर विस्तार से चर्चा की है, उसमें उन्होंने इस प्रकार की अनुमति दी है। कुल मिलाकर के प्राचीन भारत में धर्मशास्त्रों में सहजीवन के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। ये व्यवस्थाएं समाज में थी, ये हमारे नाटककार जो यथार्थ चित्रण करते हैं वे बताते हैं। इसके साथ ही यह प्रसंग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।